आज की वीडियो सिर्फ पाकिस्तान के यूएस और ईरान के बीच मीडिएटर बनने की बात नहीं है। ये एक बहुत गहरी हिस्टोरिकल टाइमलाइन है। एक ऐसी कहानी जो 1947 से शुरू होती है और आज के 2026 के जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट तक आती है। और इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पाकिस्तान ने हिस्ट्री से कुछ सीखा? इसलिए उसने एक मॉडल चूज किया। खुद सुपर पावर मत बनो, सुपर पावर्स के लिए इंडिस्पेंसिबल बन जाओ। यहीं से पाकिस्तान का मीडिएटर एंड स्ट्रेटेजिक ब्रिज रोल शुरू होता है। 1950s और 60s में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अलाइनमेंट चूज की और पाकिस्तान खुद लॉन्ग टर्म में नुकसान उठाता रहा। आज हम इस पूरी कहानी को टाइमलाइन के फॉर्मेट में देखेंगे, कोल्ड वॉर से लेकर बांग्लादेश वॉर, अफगानिस्तान वॉर ऑन टेरर और अब यूएस ईरान मीडिएशन तक। और हर चैप्टर के बाद एक ही पैटर्न सामने आता है। पाकिस्तान ने अपने आप को मीडिएटर, फ्रंटलाइन स्टेट या ब्रिज नेशन के रूप में पोजीशन किया, लेकिन जब डस्ट सेटल हुई सबसे ज्यादा डैमेज खुद पाकिस्तान को ही हुआ। चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। 1947 में पाकिस्तान एक नए देश के रूप में दुनिया के मैप पर आया। नई स्टेट, वीक इकोनॉमी, लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस और सबसे बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी। इंडिया के साथ तुरंत टेंशंस शुरू हो गए थे। कश्मीर इश्यू ने दोनों देशों के रिलेशंस को फर्स्ट डे से ही एडवर्सेरियल बना दिया। इसी वजह से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का पहला ऑब्जेक्टिव बना सर्वाइवल थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। उसने बहुत जल्दी समझ लिया कि अपनी मिलिट्री और इकोनॉमी के बेसिस पर वो एक स्टैंड अलोन पावर नहीं बन सकता। इसलिए उसने एक मॉडल चूज किया। खुद सुपर पावर मत बनो, सुपर पावर्स के लिए इंडिस्पेंसिबल बन जाओ। यहीं से पाकिस्तान का मीडिएटर एंड स्ट्रेटेजिक ब्रिज रोल शुरू होता है। 1950s और 60s में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अलाइनमेंट चूज की। सैटो और सेंतो जैसे मिलिट्री ब्लॉक्स का हिस्सा बना। अमेरिका के लिए उस समय सोवियत यूनियन को कंटेन करना सबसे बड़ा गोल था। पाकिस्तान की लोकेशन देखकर यूएस को लगा कि ये साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के बीच एक स्ट्रेटेजिक लॉन्च पैड बन सकता है। पाकिस्तान को मिलिट्री एड मिली, डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन मिला और उसको लगा कि उसने एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी अम्ब्रेला क्रिएट कर लिया है। लेकिन यहीं पे पहला लेसन था जो शायद प्रॉपर्ली समझा नहीं गया। ग्रेट पावर्स परमानेंट दोस्त नहीं होती, उनके परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं। अगर आपका रोल उनके इंटरेस्ट के साथ अलाइन करता है तब तक आप इंपॉर्टेंट हो। जैसे ही उनका ऑब्जेक्टिव शिफ्ट होता है आपकी वैल्यू भी शिफ्ट हो जाती है। अब आते हैं 1971 पर। यह पाकिस्तान के हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ईस्ट पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस इंटेंसिफाई हो रहा था, इंटरनल टेंशंस बढ़ रही थी। सिविल अनरेस्ट और मिलिट्री एक्शन ने सिचुएशन को एक्सप्लोसिव बना दिया। इसी पीरियड में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया। अमेरिका और चाइना के बीच सीक्रेट कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश करने में पाकिस्तान ने की ब्रिज का रोल प्ले किया। ये कोल्ड वॉर डिप्लोमेसी का हिस्टोरिक मोमेंट था। पाकिस्तान को लगा कि उसने अमेरिका के लिए एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेटेजिक सर्विस परफॉर्म की है। लेकिन जब 1971 वॉर हुई और ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना, तब पाकिस्तान को रियलाइज हुआ कि डिप्लोमेटिक यूटिलिटी और स्ट्रेटेजिक रेस्क्यू दो अलग चीजें होती हैं। हेडलाइंस और सीक्रेट डिप्लोमेसी का प्रेस्टीज अलग होता है, नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्शन अलग। ये सबसे बड़ा लेसन था। ब्रिज बनना और बेनिफिशियरी बनना एक ही बात नहीं होती। ये सबसे बड़ा लेसन था। ब्रिज बनना और बेनिफिशियरी बनना एक ही बात नहीं होती। आप रास्ता बन सकते हो, लेकिन डेस्टिनेशन जरूरी नहीं कि आप हो। अब आते हैं अफगानिस्तान चैप्टर पर। यह शायद पाकिस्तान के मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉस्टली चैप्टर है। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में इंटरवेंशन किया। अमेरिका के लिए यह कोल्ड वॉर का मेजर फ्लैश पॉइंट था। यूएस को रीजन में एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो अफगानिस्तान के रेजिस्टेंस इकोसिस्टम को सपोर्ट कर सके। पाकिस्तान परफेक्ट चॉइस था। जियोग्राफी, मिलिट्री नेटवर्क, बॉर्डर एक्सेस, इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अवेलेबल था। और यहीं से पाकिस्तान एक बार फिर मीडिएटर फ्रंटलाइन स्टेट बन गया। वेपन्स सप्लाई रूट्स पाकिस्तान से गए, फंडिंग पाइपलाइंस पाकिस्तान से चली, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पाकिस्तान के थ्रू ऑपरेट हुआ। उस वक्त ये पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक विन लग रहा था। मैसिव एड, मिलिट्री सपोर्ट, ग्लोबल इंपॉर्टेंस। लेकिन लॉन्ग टर्म कॉस्ट क्या थी? इसी पीरियड में जो मिलिटेंट इकोसिस्टम क्रिएट हुआ उसके इफेक्ट्स पाकिस्तान ने अगले कई डेकेड्स तक भुगते। वेपन्स कल्चर स्प्रेड हुआ, रेडिकलाइजेशन बढ़ी, क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी नेटवर्क्स डेवलप हुए, रेफ्यूजी बर्डन मैसिव हो गया और सबसे डेंजरस चीज इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टेबलाइजेशन। जब सोवियत ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ और कोल्ड वॉर फेज चेंज हुआ, अमेरिका का फोकस शिफ्ट हो गया। लेकिन पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। यहां से लेसन मिलना चाहिए था कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस कभी कभी लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक डिजास्टर बन सकती है। फिर आता है 2001, 9/11। अमेरिका फिर अफगानिस्तान में एंटर करता है और हिस्ट्री लिटरली रिपीट होती है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान फिर इंडिस्पेंसिबल बन गया। फंड्स आए, एड आए, मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ी। लेकिन फिर वही पैटर्न, जब कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग्ड हुआ, पाकिस्तान के अंदर टेरर अटैक्स बढ़ने लगे, डोमेस्टिक स्टेबिलिटी इंपैक्ट हुई, ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ, इंटरनेशनल प्रेशर इंक्रीज हुआ। और जब अमेरिका इवेंचुअली अफगानिस्तान से डिसएंगेज होने लगा, पाकिस्तान को फिर वही लॉन्ग टर्म आफ्टर इफेक्ट्स मिले। डेट प्रेशर, सिक्योरिटी बर्डन,
रीजनल डिस्ट्रस्ट, ये एग्जैक्टली वही साइकिल थी जो कोल्ड वॉर में देखी गई थी। अब आते हैं ईरान फैक्टर पर। यह और भी डेलिकेट है। पाकिस्तान एक ऐसे रीजन में सिचुएटेड है जहां उसे सिमल्टेनियसली मल्टीपल पावर्स के साथ बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। एक तरफ सऊदी अरेबिया, एक तरफ ईरान, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स, और अब चाइना का फैक्टर भी स्ट्रांग है। इस ट्रायंगल में मीडिएटर बनना हेडलाइन लेवल पर इंप्रेसिव लगता है, लेकिन एक्चुअल चैलेंज होता है नेशनल गेन एक्सट्रैक्शन। अगर मीडिएशन के बदले आपको सिर्फ टेम्परेरी डिप्लोमेटिक विजिबिलिटी मिलती है तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट लिमिटेड होता है। आज 2026 में जब पाकिस्तान फिर से यूएस और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक ब्रिज के रूप में देखा जा रहा है, तो सवाल वही उठता है जो हिस्ट्री ने बार बार उठाया है। क्या इस बार पाकिस्तान को टेंजिबल गेन्स मिलेंगे? इकोनॉमिक रिलीफ, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रीजनल ट्रस्ट कैपिटल, ट्रेड कॉरिडोर्स, सिक्योरिटी लेवरेज, या फिर से सिर्फ शॉर्ट टर्म हेडलाइंस? क्योंकि हिस्ट्री यही कहती है कि पाकिस्तान ने कई बार अपनी ज्योग्राफी को डिप्लोमेटिक एसेट के रूप में यूज किया, लेकिन उस एसेट को सस्टेनेबल नेशनल पावर में कन्वर्ट नहीं कर पाया। सबसे बड़ा लेसन जो बार बार मिस हुआ है वो ये है, रेलेवेंस इज नॉट द सेम एज पावर। आप रेलेवेंट हो सकते हो क्योंकि दुनिया को आपकी लोकेशन चाहिए, लेकिन पावर तब होती है जब आप उस रेलेवेंस को लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। पाकिस्तान का इश्यू यही रहा है। हर क्राइसिस में इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्राइसिस खत्म, इंपॉर्टेंस कम, लेकिन डोमेस्टिक कॉस्ट रह जाती है। और इसी वजह से आज के यूएस ईरान मीडिएशन को सिर्फ डिप्लोमेटिक सक्सेस या फेलियर के लेंस से देखना गलत होगा। रियल क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान खुद इस प्रोसेस से क्या सीखेगा? क्या वो इस बार सिर्फ मीडिएटर नहीं, बेनिफिशियरी भी बनेगा? इकोनॉमिक रिलीफ, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रीजनल ट्रस्ट कैपिटल, ट्रेड कॉरिडोर्स, सिक्योरिटी लेवरेज, या फिर से सिर्फ शॉर्ट टर्म हेडलाइंस? या फिर हिस्ट्री एक बार फिर रिपीट होगी? कोल्ड वॉर, 1971, अफगानिस्तान, वॉर ऑन टेरर, और अब ईरान। टाइमलाइन एक ही पैटर्न दिखा रही है। मीडिएटर का रोल ग्लैमरस होता है, वर्ल्ड हेडलाइंस मिलती हैं, इंटरनेशनल लीडर्स मीटिंग्स करते हैं, लेकिन अगर उसके बदले देश को लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इंटरनल स्टेबिलिटी और स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस नहीं मिलती, तो मीडिएशन सिर्फ ऑप्टिक्स बनकर रह जाती है। लेकिन पावर टैब होती है जब आप उस रेलेवेंस को लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। पाकिस्तान का इश्यू यही रहा है। हर क्राइसिस में इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्राइसिस खत्म, इंपॉर्टेंस कम, लेकिन डोमेस्टिक कॉस्ट रह जाती है। और इसी वजह से आज के यूएस ईरान मीडिएशन को सिर्फ डिप्लोमेटिक सक्सेस या फेलियर के लेंस से देखना गलत होगा। रियल क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान खुद इस प्रोसेस से क्या सीखेगा? क्या वो इस बार सिर्फ मीडिएटर नहीं, बेनिफिशियरी भी बनेगा? और शायद इसीलिए आज का सबसे बड़ा लेसन ये है, ब्रिज बनना आसान है, डेस्टिनेशन बनना मुश्किल। पाकिस्तान ने कई बार दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल ब्रिजेस क्रिएट किए, और शायद इसीलिए आज का सबसे बड़ा लेसन ये है, ब्रिज बनना आसान है, डेस्टिनेशन बनना मुश्किल। पाकिस्तान ने कई बार दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल ब्रिजेस क्रिएट किए, लेकिन हर बार दुनिया उस ब्रिज से गुजरी और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गई। पाकिस्तान खुद वही खड़ा रह गया, और आज जब दुनिया फिर उसे मीडिएटर के रूप में देख रही है, या फाइनली इस बार हिस्ट्री से कुछ सीखा गया है,